जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इसमें टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसका पहला सेट मैंने करवा दिया है जो कि चैनल पे अपलोड है। आज हम लोग इसका दूसरा सेट देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला सेट से। पहला नंबर सवाल से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है यह। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं, इस काल के शिल्प वर्ग के संगठन का नाम श्रेणी था। तो यह सही हो जाएगा। इस काल में शिल्प वर्ग को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक नीति थी, यहाँ 9 है, मिसप्रिंट है, नीति थी भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार। तो यह भी सही हो जाएगा। अगला है, रोम वालों ने सबसे पहले देश के उत्तरी हिस्से से व्यापार आरंभ किया था। तो यह गलत हो जाएगा, उत्तरी नहीं होगा, दक्षिणी हिस्से से व्यापार का आरंभ किया गया था। अगला है, पश्चिम समुद्री तट पर सोपारा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो सोपारा यह महत्वपूर्ण बंदरगाह था, यह सही हो जाएगा। तो इसमें गलत को चुना था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगला सवाल को देखते हैं, किसी वस्तु के वेग का परिणाम बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, यह मैथ का है 3 नंबर में। इसका केवल मैं आंसर बता दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1296। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1296। अगला 4 नंबर के सवाल को देखते हैं। तो चौथा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी संगठन का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। टोटल हो जाएगा 26 संगठनों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था। इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का संक्षिप्त रूप है। यह 18 जुलाई 2003 को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा की थी। अगला सवाल को देखेंगे। मैं प्रत्येक सवाल का थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करता जाऊंगा। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया था। तो यह उत्तर प्रदेश से लॉन्च नहीं किया गया था, इसको मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया था, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। तो पहला ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया गया था। तो यह सही है। तो राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन उन्मूलन का शुभारंभ किया था। कार्यक्रम के दौरान पीएम लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस का कार्ड भी वितरण किया था। आगे देखते हैं 6 नंबर के सवालों को देखते हैं हम लोग। गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी। तो यह सही हो जाएगा। आगे है, गोवर्धन पहल उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें सही को देखना था कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। 7 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आर्यभट्ट ने बेबीलोन विधि से ग्रह स्थिति की गणना की थी। तो यह सही हो जाएगा। दूसरा है, वराहमिहिर ने 5वीं सदी से संबंधित 7 महान खगोल शास्त्री हैं। तो यह गलत हो जाएगा। यह 5वीं सदी नहीं, वराहमिहिर जो है वह 6ठी सदी में थे। तो यह गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है।
तो एक केवल इसका एक सही है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर के सवाल को। 8 नंबर का सवाल है, यदि भारतीय मानक समय यामियोत्तर सुबह 8 बजे है तो 130 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय क्या होगा? तो प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतराल होता है, तो इस हिसाब से गणना करेंगे तो 11:10 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 देशांतर पर 4 मिनट होता है, याद रखेंगे। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ बसा हुआ है अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ बसा हुआ है। अलकनंदा धौलीगंगा और विष्णुगंगा की धाराओं से मिलकर बनती है। इसका उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी में है। अलकनंदा में महासीन नामक मछली का निवास स्थान है। आगे देखते हैं 10 नंबर के सवाल को। मिट्टी जो रेगुर मादा नहीं, ये मृदा है। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह है, तो वह हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहते हैं। 11 नंबर के सवाल को देखते हैं। नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के नाम पर इस नगर का नाम रखा था। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे, इसलिए कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्त माल्यदा थी। आगे देखते हैं 12 नंबर के सवालों को। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटती है तो पूर्ति की लोच होगी इकाई के बराबर। बाजार मांग वक्र मांग के नियम के अनुसार बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की ओर और अधिपूर्ति ढलान वाला होता है, क्योंकि वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध है। आगे 13 नंबर के सवाल को देखते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो यह हो जाएगा मार्शल का कहना था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मनुष्य भौतिक कल्याण पाने के लिए धन कमाता है, अर्थात इसका मूल उद्देश्य मानव के कल्याण में वृद्धि करना है। आगे देखते हैं 14 नंबर के सवाल को। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता होगी, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता हो जाएगी 1000 गुना कम हो जाएगी। अगला देखते हैं 15 नंबर के सवाल को देखते हैं। रासायनिक रूप से भिन्न तत्वों के परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान होता है वे निम्न में से कौन है? तो वह हो जाएगा आइसो डाइफर। राइट आंसर हो जाएगा बी, आइसो डाइफर। रासायनिक रूप से भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान होता है उसे आइसो डाइफर कहते हैं। ये आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है और सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। आइए 16 नंबर के सवाल को देखते हैं। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह हो जाएगा जरी कलम मोहम्मद हुसैन को। जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान करी थी। हरि विजय सूरी जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर की इच्छानुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने लीलावती का अनुवाद फारसी में किया था। अब आगे देखते हैं, हिंदी से है, चयन करना है। चयन शब्द में संधि, यहाँ स है, मिसप्रिंट है, यहाँ भी स है, ध है, संधि। चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो चयन का संधि विच्छेद हम लोग करेंगे। तो चे प्लस अन, चयन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 18 नंबर के सवाल को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो यह हो जाएगा 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। यह अनुच्छेद 243I के तहत इसका गठन किया जाता है।
19 नंबर के सवाल को देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो यह हो जाएगा संविधान संशोधन करने के विषय में है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर हो जाता है। गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। अगला है 20 नंबर के सवाल को देखेंगे। निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो इसका हो जाएगा डी, राष्ट्रपति इसका निर्धारण करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा डी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो निर्धारित किया जाता है। आगे देखते हैं 21 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में से किसने पौंडीचेरी की स्थापना किया था? तो पौंडीचेरी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रैंकोइस मार्टिन ने और वेलांग द लेस्पियन ने 1673 ईस्वी में शेर खां लोदी से एक गांव प्राप्त करके इस फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की थी, जिसके बाद में पौंडीचेरी के नाम से इसे जाना जाता है। आगे 22 नंबर के सवाल को देखते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन है? तो भारत की पहली सोलर सिटी तो यह हो जाएगी सांची। सांची भारत की पहली सोलर सिटी है। सांची सोलर सिटी से सालाना लगभग 13,774 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पैर की क्षमता के बराबर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश में हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो यह पहला सोलर सिटी सांची है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है सांची। आइए देखते हैं 23 नंबर के सवाल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। तो यह हो जाएगा INS द्रोणाचार्य। INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति के द्वारा किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आइए 24 नंबर के सवाल को देखते हैं। सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल का प्रमुख किसे दिया गया है? तो पैनल का प्रमुख बनाया गया है अजय लांबा को। अजय लांबा को पैनल का प्रमुख बनाया गया है। हाईकोर्ट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। यह मणिपुर में हाल ही में मैतेई के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भड़की हिंसा की जांच करेगी। यह विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के कारण और प्रसार की जांच करेगी। आइए अगला 25 नंबर के सवाल को देखते हैं। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? यह हो जाएगा ओमेगा-3 वसीय अम्ल, इसका प्रचुर स्रोत है। ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत अलसी है। अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम है। आइए 26 नंबर के सवाल को देखते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो यह HDL का स्तर कम करता है। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह रक्त में घुले कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करता है और इसे वापस यकृत में ले जाता है। इसके बाद लीवर इसे शरीर के बाहर निकाल देता है। इसके बाद अगला देखते हैं 27 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो आइए देखते हैं किसका किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसमें एजोला, नीलहरित शैवाल और फ्यूजेरियम, इन तीनों का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा का जो है यह एक रोग है, इसका उर्वरक से कोई लेना देना नहीं है, यह अल्फा रोग है। अब देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। इसको देख लेते हैं। WTO के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 164 है।
164वां नवीनतम देश है अफगानिस्तान। 1 जनवरी 1995 से WTO का सदस्य भारत बना है। आइए 26 नंबर के 29 नंबर के सवाल को देखते हैं। 29 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस और कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा। आगे देखते हैं 30 नंबर के सवाल को। 30 नंबर में देखते हैं, तो इसमें है मिलान करने वाला। इसको थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। आइए मिलान करते हैं। मंदिर और संबंधित तथ्य, मंदिर और संबंधित तथ्य देख लेंगे। ए का हो जाएगा चेनाकेशव मंदिर, तो यह हो जाएगा एक कूट मंदिर है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद है होयलेश्वर मंदिर, तो होयलेश्वर मंदिर हो जाएगा, यह एक द्विकूट मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। अगला है सी नंबर में केशव मंदिर। केशव मंदिर हो जाएगा, यह एक त्रिकूट मंदिर है और यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। 3 2 1 है, 3 2 1 राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 31 नंबर के सवाल को। नागार्जुन सागर बांध, यहाँ बांध है, जिस नदी पर स्थित है वह है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य को देखते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर, इससे लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आगे देखते हैं 32 नंबर के सवाल को देखते हैं। 32 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि के लिए पूर्वी क्षेत्र होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश झूम या झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है। झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है। झूम कृषि को भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं 33 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो इसमें अनाईमुडी और पलानी और कार्डेमम ये सभी पश्चिमी घाट का भाग है। कामेट यह पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कामेट हिमालयी पर्वत श्रेणी का भाग है। तो इसमें नहीं को ढूंढना था, तो नहीं यही हो जाएगा डी राइट आंसर। आइए 34 नंबर के सवाल को देखते हैं। इजारा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इजारा व्यवस्था, इसमें गलत को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं, यह कृषि राजस्व रेवेन्यू फार्मिंग की एक प्रणाली थी, तो यह सही हो जाएगा। इसने बिचौलिया दलालों की भूमिका को बढ़ावा दिया था, तो यह भी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है, इस प्रणाली के तहत किसानों के लिए भू राजस्व निश्चित होता था, तो यह भी सही हो जाएगा। इजारेदार राजकोष में एक निश्चित राशि का भुगतान करता था, तो यह गलत हो जाएगा। इजारेदार राजकोष में एक निश्चित राशि का भुगतान नहीं करता था, तो इसमें गलत को ही चुनना था, तो यही हो जाएगा राइट आंसर डी। जुल्फिकार खां मुगल बादशाह जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की थी। आगे देखते हैं 35 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों से संबंधित आकृति को चुनना है, तो आइए चुनते हैं। इसमें से सब क्लॉकवाइज में घुमा हुआ है, यह घूम के क्लॉकवाइज में इधर गया है और यहाँ पे प्लस हो गया है, तो यह भी घूमेगा और यहाँ पे फिर चकोण है, इसमें भी चकोण बनेगा और बीच में प्लस आएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी है। आइए 36 नंबर के सवाल को देखते हैं। ध्वनि तरंगे, यहाँ ध्वनि तरंगे है, यहाँ ध है लिखा हुआ, मिसप्रिंट है। ध्वनि तरंगे को देखेंगे। ध्वनि तरंगे है, तो ध्वनि तरंगे हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंगे ध्वनि तरंगे है। किसी सिलिंग एक प्रकार का स्प्रिंग से विक्षेपित से
संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आगे देखते हैं आपतन कोण। 37 नंबर के सवाल को, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर कोण होता है। यह परावर्तन के नियम में से एक है। आइए आगे देखते हैं 38 नंबर के सवाल को, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व देख लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना थी। हिंद स्वराज गांधी जी की एक लिखित पुस्तक है जो उन्होंने वर्ष 1909 में मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। यह पुस्तक गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के यात्रा के दौरान जहाज में लिखे थे। आइए 39 का देख लेते हैं। 39 में मैथ है, इसका मैं केवल आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 675। बी 675 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, तो यह हो जाएगा 90 दिन। 90 दिनों की अवधि निर्धारित है। इसमें देख लेंगे लोकसभा या विधानसभा में 2 बैठकों के बीच अधिकतम अवधि 6 माह का होता है, और पंचायत में 2 बैठकों के बीच अधिकतम 90 दिन का अवधि होगा। आइए 41 का देखते हैं, वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में हैं, तो यह हो जाएगा 3 अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में हैं। पहला है प्रशासनिक सेवा, दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा है भारतीय वन सेवा। ये 3 सेवाएं अस्तित्व में हैं। 42 नंबर के सवाल को देखते हैं, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का पहचान करें। तो इसमें 42 का हो जाएगा हैदर अली और टीपू के समय में मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, तो यह सही हो जाएगा। टीपू अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली थी, तो इसने डचों का सहायता नहीं लिया था, यह फ्रांसीसियों का सहायता लिया था, तो यही गलत हो जाएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुए संधि के अनुसार टीपू के 2 बेटे अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिए थे, तो यह भी सही हो जाएगा। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राजकाज पुराने अडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया, यह भी सही हो जाएगा। तो गलत को पहचान करना था, तो यही गलत है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर के सवाल को देखते हैं, राष्ट्रमंडल दिवस के संबंध में, राष्ट्रमंडल दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह अफ्रीकी, एशियाई, कैरेबियाई, अमेरिकी और यूरोप के देशों में मनाया जाता है। और दूसरा देख लेंगे, राष्ट्रमंडल 56 देशों का राजनीतिक संगठन है, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल हर साल 24 मई को भारत में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 2023 का थीम फजिंग एंड सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर है। इस दिवस का पहला उत्सव 24 मई 1902 को महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस के साथ संरेखित करने के लिए मनाया गया था। आइए 44 नंबर के सवाल को देखते हैं, अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, तो इसमें हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है। 45 नंबर के सवाल को देखते हैं, रूस जो है हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी, तो यह संधि हो जाएगा तो वर्ष 2011 में लागू की गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यू स्टार्ट ट्रेविटी से रूस को अलग कर लिया है। आगे देखेंगे 46 नंबर के सवाल को, पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव एंजाइम रहित होता है, तो यह हो जाएगा पित्त स्राव एंजाइम से रहित होता है। पित्त रस का स्राव रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है। इन रासायनिक यौगिकों को कोलेगोल कहते हैं। आइए 47 नंबर के सवाल को देखते हैं, इसमें मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं, जंतु और उसके बाद अगला है साधारण नाम। जंतु और उसके साधारण नाम देखते हैं।
पाइला, इसका एप्पल स्नेल हो जाएगा, पाइला का एप्पल स्नेल। ए का 2 सीपिया, सीपिया कटल फिश, सीपिया कटल फिश। और काइटन, काइटन हो जाएगा समुद्री चूहिया, काइटन समुद्री चूहिया। डोरिस समुद्री नींबू। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 4, सॉरी माफ़ करेंगे, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं नहीं बनती है? तो आइए देखते हैं। लसिका कोशिकाएं नहीं बनती है दीर्घ अस्थि में, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं नहीं बनती है। इसको देख लेते हैं। दीर्घ अस्थि सघन अस्थियां होती है जो स्थिरता, गति और शक्ति प्रदान करती है। इनमें लसिका कोशिकाएं नहीं बनती है। लसिका कोशिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है जिसका निर्माण थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, तिल्ली और लसिका ग्रंथि में होता है। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा प्रोटीन का निर्माण करती है और शरीर की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला देखते हैं 49 नंबर के सवाल को। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? यह हिंदी का है, तो इसे देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलान से बने हुए शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार यानी राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार। अब 50 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई है? तो यह हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक की सदस्यता प्रदान की गई है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया है। आइए 51 नंबर के सवाल को देखते हैं। इसमें मिलान करने वाला है, तो आइए मिलान करते हैं। मौलिक चट्टान व रूपांतरित चट्टान, मौलिक चट्टान और रूपांतरित चट्टान के रूप में मिलान करना है। इसे थोड़ा छोटा कर ले। मौलिक चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ग्रेबो, ग्रेबो का हो जाएगा सरपेंटाइल, ग्रेबो का सरपेंटाइल 1 का 3। फाइलाइट, फाइलाइट का हो जाएगा सिस्ट, फाइलाइट का सिस्ट 3 का 4। अब कॉन्ग्लेमेरेट, कॉन्ग्लेमेरेट का हो जाएगा क्वार्टजाइड, कॉन्ग्लेमेरेट का क्वार्टजाइड। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का नीस में रूपांतरण हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। आइए अब 51 नंबर के सवाल को देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है। तो यह हो जाएगा एटलस पर्वत, एटलस पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। कौन कौन सा है? अरावली, कोलोराडो और महादेव, ये तीनों अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है: वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत अपर्दन के द्वारा पर्वतों का कटाव होकर जो भाग बचता है उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। उदाहरण भारत का विंध्याचल, अरावली, सतपुरा, महादेव तथा अमेरिका की कोलोराडो पर्वत श्रृंखलाएं, ये सभी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आगे देखते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है? तो यह हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। 54 नंबर के सवाल को देखेंगे। 54 नंबर में निम्नलिखित सुल्तानों में कौन स्वयं को, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन स्वयं को नायाब ए खुदाई कहवाता था? तो यह हो जाएगा बलवन, बलवन अपने आप को नायाब व खुदाई कहलाता था। बलवन स्वयं को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि नायाबते खुदाई मानता था। इसके अनुसार सुल्तान का स्थान पैगंबर के बाद दूसरा है। बलवन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत दिया था। बलवन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। आगे देखते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का संबंध, अनिश्चितता के सिद्धांत का संबंध, तो यह थोड़ा मिसप्रिंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार से। अनिश्चितता का सिद्धांत का संबंध द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार से हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप एक जर्मन वैज्ञानिक बर्नर
हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। आगे है 56 नंबर के सवाल को देखते हैं। 56 में है ब्यूना एस में एस बनता है, ब्यूना एस में एस बनता है एस्टाइरिन, एस्टाइरिन बनता है, ब्यूना एस में एस एस्टाइरिन बनता है। अब आगे देखेंगे 57 नंबर के सवाल को, कोको गॉफ किस खेल से संबंधित है? तो कोको गॉफ का संबंध देखेंगे तो यह टेनिस से है। कोको गॉफ का संबंध यह टेनिस से है। कोको गॉफ अमेरिकी खिलाड़ी है। कोको गॉफ ने यूएस ओपन 2023 में एरिना सबलेंका को हराकर महिला एकल खिताब जीता था। अब आगे है नेशनल डिफेंस कॉलेज स्थित है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है। भारत में सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, कुछ प्रशिक्षण संस्थान को देख लेते हैं, संस्थान और स्थान। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून, इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है, आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में है, आर्म्स सेंटर अहमदनगर में है। आइए 59 के सवाल को देखते हैं। किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंप के ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको देखेंगे रेट्रोफिटिंग कहलाता है, रेट्रोफिटिंग। यह किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया को रेट्रोफिटिंग कहते हैं। प्लास्टरिंग, घरों व अन्य संरचनाओं के निर्माण में खुरदरी दीवारों के सतह को ये करके उसे प्लास्टर करके प्लेन कर दिया जाता है, तो उसका विश्लेषण दिया हुआ है। आइए 60 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, केशवानंद भारती विवाद में। यह केशवानंद भारती 1973 के मामले में अधिकांश न्यायालय के द्वारा वाद विवादों के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया था। यह केरल राज्य से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह मामला आया था। अब 61 नंबर के सवाल को देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय किसने भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाली विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल अधिकारों के अंतर्गत आती है। यह अनुच्छेद 131 के तहत इसका वर्णन किया गया है। अब 62 नंबर के सवाल को देखेंगे। हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह हो जाएगा डॉक्टर सिल्विया अर्ल। इन्होंने हॉट स्पॉट शब्द का प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा का प्रतिपादन वर्ष 2009 में मिशन ब्लू के तहत किया गया था। आइए 63 नंबर के सवाल को देखते हैं। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यह हो जाएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट के द्वारा रिचर्ड हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दिया कि क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन का सबसे साधारण तरीका यह है कि पृथ्वी के तल की असमानताओं पर किसी एक भौगोलिक तत्व के संदर्भ में विचार किया जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है। आगे है 64 नंबर के सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो ये देखते हैं इसमें से आग्नेय चट्टान कौन सा नहीं है। तो पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, एस्कोरिया, ये तीनों आग्नेय चट्टान है। सेल आग्नेय चट्टान नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। ये क्ले का सेल अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सेल यानी क्ले। 65 नंबर। सिंधु जल संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फिर से गलत को चुनना है। आइए गलत को देखते हैं। इसमें गलत हो जाएगा
यह संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें विश्व बैंक के द्वारा मध्यस्थता की गई थी, तो यह सही हो जाएगा। यह संधि पूर्वी नदियों सतलज, व्यास और रावी के समस्त जल भारत को आवंटित की गई थी, तो यह भी सही हो जाएगा। यह संधि पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम के ज़्यादातर जल को भारत को आवंटित, तो यह गलत हो जाएगा, यह भारत को आवंटित नहीं था। तो यह तीनों नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम, इसका सर्वाधिक जल पाकिस्तान को आवंटित था, पाकिस्तान को। अब अगला है, इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर ऑफ द रिवर परियोजना के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन करने का अधिकार मिला था, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत को चुनना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह गलत है। इसका सर्वाधिक जल पाकिस्तान को मिलता था, सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों का। आइए 66 नंबर के सवाल को देखते हैं। 66 निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इसमें देखिए अन्य 3 विकल्पों से भिन्न केवल यही बी नंबर है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 67 के सवाल को देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधन को परिवर्तन करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धारा नियंत्रण कहते हैं इसे, धारा नियंत्रण। परिखंडीकरण किससे संबंधित है? तो परिखंडीकरण बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित है, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित है। किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो यह हो जाएगा HPCL के द्वारा यह किया गया है। HPCL इस तरह का व्यापार अनुसंधान कार्यक्रम को शुरू करने वाली भारत की पहली तेल वितरण कंपनी बन गई है। E20 ईंधन और इथेनॉल मिश्रण डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर पायलट अध्ययन शुरू कर रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, HPCL के द्वारा। अब आइए 70 नंबर के सवाल को देखते हैं। 70 में है, किस कंपनी में हैवी ड्यूटी टैंकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा रिलायंस ग्रुप के द्वारा यह किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने भागीदार अशोक लीलैंड के साथ मिलकर बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह में भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक इंजन दहन प्रौद्योगिकी तकनीक लॉन्च किया है। अब देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो यह 88.17 मीटर थ्रो किया गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा, और इतने दूर फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। आगे है पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह पेटागोनिया मरुस्थल हो जाएगा अर्जेंटीना में स्थित है। अब विश्व के प्रमुख मरुस्थल को थोड़ा सा एक बार देख लें। मरुस्थल और अवस्थिति, सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में है, पेटागोनिया अर्जेंटीना में है, अटाकामा उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में है, टकलामकान चीन में है, गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन में है, थार भारत और पाकिस्तान में, दस्ते लूट पूर्वी ईरान में है, दस्ते कबीर उत्तर पूर्वी ईरान में है। आइए 73 नंबर के सवाल को देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो यह हो जाएगा 2.86% हो जाएगा। भारत में क्रम के आधार पर यह बिहार जो है 13वां स्थान है। इसका देख लेते हैं भौगोलिक विस्तार। बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 88 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई देख लेंगे तो 345 किलोमीटर है। इसका स्वरूप लगभग आयताकार है। आगे देखते हैं, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एम्फेटामिन्स इसका हो जाएगा एम्फेटामिन्स एम्फेटामिन्स न्यूरोमस्कुलर उद्दीपन। एस्पार्टिकल अम्ल हो जाएगा रक्त से अमोनिया को साफ करना।
1 नंबर हो जाएगा अल्कलीन, अल्कलीन का हो जाएगा बफरिंग प्रणाली 2, कैफीन या वसा उपापचय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 4 1 2 3, 4 1 2 3। आगे है 75 नंबर के सवाल को देखते हैं। मांग के परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो यह देख लेंगे। इसका हो जाएगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन और संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि। ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। मांग के परिवर्तन का कारण है। आइए 76 नंबर के सवाल को देखते हैं। किस भारतीय योजना का उद्देश्य, यहाँ मिसप्रिंट है, उद्देश्य होगा तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था। तो यह हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 17 तक का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मदद से विनिहित की गई थी। अगला देखते हैं 77 नंबर। संसद द्वारा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है। तो यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह महाभियोग भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। जिस सदन में पहले यह प्रस्ताव लिया जाता है उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना आवश्यक है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है। आइए 78 नंबर के सवाल को देखते हैं। भारत का महान न्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या होगा? तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। आगे देखते हैं 79 के सवाल को। निम्न में से कौन सा न्यूट्रॉन का भाग नहीं है? तो ये देखते हैं कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें हो जाएगा एक्सॉन, कोशिका पिंड और तंत्रिका आवेग, ये सभी है। संग्रह नलिका ये नहीं है, तो इसमें नहीं को ढूंढना था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है मैथ का सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4% की कमी हो जाएगी। तो ए इसका राइट हो जाएगा। 81 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। उसके बाद अगला है जिनके शरीर में उत्तक नहीं बनते हैं, जिनकी शारीरिक भित्ति में अनेक छिद्र होते हैं, शरीर पर स्थित छिद्र को ओरेस्ट्रिया कहते हैं। ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और इन्हें स्पंज कहते हैं। तो यह हो जाएगा पोरीफेरा संघ का से संबंधित है। ये सभी गुण पोरीफेरा संघ में होता है। यह जलीय जीव है जो अधिकांश समुद्र में रहते हैं तथा कुछ मीठे जल में रहते हैं। यह जल में स्थित किसी ठोस अथवा चट्टानों से चिपटे रहते हैं। आइए आगे देखते हैं 82 नंबर के सवाल को। रिक्सिया और मर्केंसिया पौधे किस समूह से में आते हैं? तो रिक्सिया और मर्केंसिया को देखेंगे तो यह हो जाएगा ब्रायोफाइटा। यह ब्रायोफाइटा समूह का पौधा है। ब्रायोफाइटा प्रथम स्थलीय पादप है जिन्हें थैलोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के मध्य की कड़ी माना जाता है। इसकी शारीरिक संरचना साधारण होती है। यह संवहन उत्तक रहित, स्वपोषी, अपुष्पीय, बीज रहित पादप है। अगला देखते हैं 83 को 83 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। एस्केरिस गोलक कृमि को जीव चक्र पूरा करने में 2 पोषक होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे है निमोटोडा संघ के जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते हैं और ये जंतु द्विलिंगी होते हैं। यह भी गलत हो जाएगा। केचुआ में 4 जोड़े हृदय होते हैं, तो यह सही हो जाएगा। तो ऊपर के 1 और 2 दोनों गलत है, केवल 3 सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। सॉरी, इसमें असत्य को चुनना था। तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों गलत है, केवल 3 सही। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब 84 नंबर के सवाल को देखते हैं। दिए गए श्रृंखला के अगले पद को ज्ञात कीजिए। तो इसमें सभी में 2-2 बढ़ा के जोड़ते जाएंगे। 2 4 6 8, इसमें 2 प्लस कर देंगे, इसमें 4 प्लस कर देना है, इसमें 6 प्लस कर देंगे, इसके बाद 8 प्लस कर देंगे,
तो इससे हो जाएगा 27, इसका आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर 27 आ जाएगा। समय 2, 4, 6, 8 को जोड़ते चले जाएंगे। अगला है धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है, तो इसका अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी धर्मों को समान सम्मान देना। अगला देखते हैं 86 नंबर के सवाल को। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह हो जाएगा रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड के द्वारा यह जीता गया था। रियल मैड्रिड ने फरवरी 2023 में रबात मोरक्को में फाइनल में सऊदी अरब में अल हिलाल को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार फुटबॉल क्लब विश्व कप जीता है। आगे देखते हैं 87 नंबर के सवाल को। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्य में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बनाई है? तो यह हो जाएगा पाम ऑयल। पाम ऑयल पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 राज्यों में पाम ऑयल के वृद्धि के लिए यह काम किया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं 88 नंबर के सवाल को। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा 88 में दक्षिण अफ्रीका ने घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है। कोविड के कारण आपदा की स्थिति को हटाने जाने की ठीक 10 महीने बाद देश में बिजली संकट को लेकर आपदा की स्थिति को लागू कर दिया गया है। 89 नंबर के सवाल को देखते हैं। पर्यावरण से परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह हो जाएगा 1986 में पारित किया गया था। इसे वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन में निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया था। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ था। आगे देखते हैं 90 नंबर के सवाल को। निम्नलिखित में से किस जल संदूषण के कारण ब्लैक फुट रोग होता है? ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग जल संदूषण आर्सेनिक के कारण होता है। सामान्य भूजल संदूषण और मानव स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव पड़ता है। आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग मेलानोसिस, केराटोसिस और हाइपरकेराटोसिस जैसे दर्दनाक एवं विकृत त्वचा संबंधी विकार, लीवर और किडनी की बीमारी, हृदय और फेफड़े की बीमारी है। आगे देखते हैं, इसे मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। परियोजना और नदियाँ, तो माता टीला परियोजना, तो यह बेतवा नदी हो जाएगा। माता टीला परियोजना जो उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना, तो यह गोदावरी नदी, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र में हो जाएगा। खड़गवासला हो जाएगा मुथा, खड़गवासला मुथा यह महाराष्ट्र में है। अलमाटी, तो अलमाटी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। अब 92 नंबर के सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्रम देखना है अधिकारियों का। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके आधार पर। उसके बाद दूसरा नंबर पे हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, दूसरा नंबर पे। 3 नंबर में हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चौथा में मंत्रिमंडल सचिव। वैसे इसका क्रम अगर देखेंगे तो मैं बता दूं, पहला क्रम में राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे क्रम में उपराष्ट्रपति, तीसरा में प्रधानमंत्री और चौथा में राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में। 5 के क में उप प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश 6 नंबर में आते हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी 6 नंबर में, और 7 नंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल और भूतपूर्व प्रधानमंत्री को रखा गया है। आइए अगला 93 नंबर के सवाल को देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है एस ग्रीसियस से प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक एस ग्रीसियस से प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैवी दवाएं हैं
यह प्रतिजीवी दवाएं हैं जो हमारे शरीर में जीवाणु से लड़ती है। अब प्रतिजीवी या तो जीवाणुओं को मारती है या उनके गुण या प्रजनन को रोक देता है। आगे है रीजनिंग से संबंधित है। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर जाती है, तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो पूरब की ओर 45 किलोमीटर तक जाएगी, तो ये पूरब की ओर 45, उसके बाद 65 किलोमीटर आ जाएगी दक्षिण की ओर, और उसके बाद फिर मुड़कर 33 किलोमीटर बाएं मुड़ जाती है। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा पूरब। यह पूरब दिशा की ओर वापस मुड़ गई है। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 33 किलोमीटर चलती है, तो उसका लास्ट में अंतिम दिशा पूरब हो जाएगा। आगे 95 नंबर का सवाल, यह मैथ का सवाल है, तो इसका राइट आंसर 12% हो जाएगा, 12%। अगला देखते हैं 96। भारत में भुगतान संतुलन के चालू खातों में रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अगस्त 1994 में हुआ था। भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 1994 ईस्वी को रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनशीलता घोषित कर दिया गया था। आगे है इंग्लिश का, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो आप सफल हों, इसका ट्रांसलेशन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मे यू सक्सेस, मे यू सक्सेस, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 99 नंबर के सवाल को। 99 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन एंड कॉज ऑफ द ऑप्शन। ही डील्स, उसके बाद डैश शुगर, ही डील्स डैश शुगर, तो 98 में हो जाएगा इन, यहाँ इन हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 100 के नंबर के सवाल को देखते हैं। 99 में देखते हैं, कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 को प्रतिष्ठित पुरस्कार में से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की खनन कंपनी एनएमडीसी नेशनल मिशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में आयोजित ASSOCHAM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंपनी को खनन क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान और इसके अनुकरणीयशीलता मानव संसाधन प्रथाओं के लिए खनिज विकास पुरस्कार और नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। आगे देखेंगे 100 नंबर के सवाल को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम था, तो इसमें हमारी नर्स हमारा भविष्य, हमारी नर्स हमारे भविष्य। तो इसको देखें, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। यह स्वास्थ्य देखभाल और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नर्सों के अथक और अतुल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे को यादगार बनाने के लिए वर्ष 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए इस दिन को मनाने के लिए 12 मई को चुना गया था, और वह आधुनिक नर्सिंग की जनक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग की जनक है। तो इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट दूसरा का पूरा 100 सवाल करवा दिया गया है। कुछ विश्लेषण भी इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसका 1-2 बार रिवीजन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।